नमस्कार, rockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मिसाइल जाती है ईरान से उड़ के, गिर जाती है इजराइल की धरती पे। उसके बाद क्या हुआ आपको पता नहीं चलता। वहाँ कोई एक डब्बा है या कोई सुरंग है, सारी की सारी मिसाइल ईरान की एकदम निशाने पे उस सुरंग के अंदर जाती हैं और वहाँ जाके खो जाती हैं। कोई रेत है, रेगिस्तान है जिसमें वो मिसाइल घुस जाती है, ब्लास्ट होते हैं, कुछ होता है, पता नहीं चलता उसने क्या किया। दुनिया में डंका बजा हुआ था जिस आयरन डोम का, जिस एरो का, जिस डेविल स्लिंग का, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। उसको भेद के मिसाइलें जा रही हैं, लेकिन उनसे नुकसान क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आपको पता लगता है? आपको पता लगता है, लेकिन सिर्फ उतना पता लगता है जितना कि वो चाहते हैं आपको पता लगे। अगर सिविलियन इलाके में मिसाइल गिरी है माफ़ कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। अगर मिसाइल मिलिट्री इलाके में गिरी है, पता नहीं चलेगा। अभी तक कितने बैटरी उड़ा दी गई हैं ये जो आयरन डोम की, आपको कभी पता नहीं लगेगा। किस तरह से वहाँ पर नेतन्याहू बंकर में हैं, नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा। कौन सा पोर्ट उड़ा दिया गया, आपको पता नहीं लगेगा। क्यों? ईरान के बारे में तो आपको पता लग रहा है कि ईरान में ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग मार दिए, ये सैनिक मार दिए, परमाणु वैज्ञानिक मार दिए। आपको इजराइल के बारे में पता क्यों नहीं लगता? कौन सी वजह है कि इजराइल की खबर छन छन के भी बाहर नहीं आ पाती? क्या इजराइल में जाने वाली सारी जो ईरान की मिसाइलें हैं, वो मिसाइल कहीं गायब हो जा रही हैं? जो लोग नियमित मेरा चैनल देखते हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल काम करती है। कैसे 5 मैक से ज़्यादा गति की मिसाइल को हाइपरसोनिक कहते हैं। 5 मैक मतलब आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, वो 1 मैक है। यानी मेरी आवाज़ पहुँचेगी तब तक एक मिसाइल अगर जाके आके फिर चली जाए तो वो 5 मैक है, और वो हाइपरसोनिक कहलाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत क्या है? सुपरसोनिक होती है 5 मैक तक। उसकी खासियत ये है कि वो इतनी रफ्तार से चलती है कि दुनिया का कोई राडार सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर सकता, और अगर खुदा ना खास्ता ट्रैक कर भी लिया तो उसके बाद में रिस्पॉन्स करके उसको गिराने के लिए जब आप मिसाइल छोड़ोगे तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। तो ईरान दनादन हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ रहा है। अब वो उस चक्कर में भी नहीं पड़ रहा है कि मैं क्लस्टर डालूंगा बहुत सारे ड्रोन का, बहुत सारी छोटी मोटी फर्जी मिसाइल्स का, फिर इनका जो है वो सिस्टम उसमें लग जाएगा, फिर मैं पीछे से गिरा दूंगा मिसाइल। नहीं चल रहा है, सीधे हाइपरसोनिक जा रही है, जहां चाह रही है वहां हिट कर रही है, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आज इसको हम समझेंगे। वो कौन सा तंत्र है इजराइल का जिसके कारण आपको पता ही नहीं लग पाता कि वहां हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। गजा में बच्चों को मारा। देखिए, अब आतंकवादी की पहचान क्या होती है? भय फैलाना, गजा में जाके बच्चों को मारना, ये करना, वो करना, अस्पतालों पे बम गिराना, चर्च पे बम गिराना। भय फैलाया गया ना। लेकिन इस भय की रिपोर्टिंग कितनी और कैसे हुई, इसको भी हम आगे समझेंगे। ईरान के यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, एक संप्रभु देश है, उसके अंदर जाके आप लोगों को मार रहे हो, उसके अधिकारियों को मार रहे हो, सिविलियंस को मार रहे हो। सिविलियंस ही तो है वहाँ के अधिकारी, फौजी तो नहीं है। उनके ठिकानों पे बम गिरा रहे हो और बोल रहे हो परमाणु ठिकाने पर गिराया था। जो देश पहले ट्रीटी साइन कर चुका है कि हम कभी परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उससे फिर कह रहे हो तुम परमाणु बम बना रहे हो, फिर बातचीत करेंगे। बहाना एक। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इराक के साथ भी यही हुआ था। जो देश ये कह रहा है कि इस्लाम में परमाणु बम बनाना हराम है, हम नहीं बनाएंगे, फिर भी उसके यहाँ पे परमाणु बम बनाने का कोई प्रमाण मिला नहीं मिला, फिर भी जो एजेंसी इस पश्चिम की जेब में रहती है, 40 से 60% पैसा
अमेरिका और उसके पिट्ठुओं का लगता है IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था, उसमें जो पैसा इनका लगता है वो एजेंसी भी ये नहीं कह रही है कि परमाणु हथियार बना रहा है। हमको यहाँ नहीं घुसने देते हैं, हमको वहाँ नहीं घुसने देते, चेकिंग के नाम पे आप कहीं भी घुस जाओगे। वो ये कह रहा है भैया ये यहाँ पे आते हैं, जासूसी करके जाते हैं, सैबोटेज करके जाते हैं। हम अपने यहाँ पर जब कह चुके हैं, साइन कर चुके हैं समझौता कि हमको मिसाइल नहीं बनानी है, तब भी ये तो वहाँ पर गिरा रहे हो। तो जो ईरान में कर रहे हो आप, उसकी खबर आ रही है। ईरान के सिविलियन मामलों में गिरा रहे हो, उसकी खबर आ रही है। ईरान के लोग भगदड़ में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, उसकी खबर आ रही है। और इजराइल में लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, इसकी खबर आप तक नहीं आ पा रही है। क्यों? इसके लिए आपको एक तंत्र को समझना पड़ेगा। और उस तंत्र को समझने से पहले ये जान लीजिए कि जब कोविड काल था और टीके ठोके जा रहे थे, तो उस दौरान कोई भी ऐसी सूचना जो टीकों को लेकर, टीकों के कारोबार को लेकर, फार्मा लॉबी को लेकर, उसे एक्सपोज करने वाली किसी भी चैनल पे कहीं भी होती थी या टीकों के खिलाफ होती थी, तो उस चैनल को यूट्यूब पे उड़ा दिया जाता था। कोई भी सैटेलाइट चैनल भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता था, लाइसेंस कैंसिल हो जाते थे। तो अब ईरान का जो मैकेनिज्म है उसके खिलाफ, माफ़ कीजिए, इजराइल का जो मैकेनिज्म है उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअल तरीका क्या है, क्या सिस्टम है और वो कौन से सिस्टम से ये काम करते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव डिस्क्लोजर होते हैं। जब नागरिक इलाके में मिसाइल गिरेगी, घर पे किसी के गिर जाएगी, तो वो जल्दी से रिपोर्ट की जाएगी। और अगर सैन्य ठिकानों पे, गुप्त सुविधाओं पे, कहीं पर भी अगर मिसाइल गिरती है तो ये जानकारी किसी को नहीं मिल पाती, अक्सर छोड़ दी जाती है। मैं इस वीडियो में जो भी सोर्स हैं उनको कोट कर रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से रिसर्च करके चीज़ें निकाल सकें। अल जजीरा की अप्रैल 2024 की रिपोर्ट में इस सिलेक्टिव डिस्क्लोजर को साफ किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। आईडीएफ की हारेट्स, इजराइल का अपना अखबार है। हारेट्स जो है वो ऐसा अखबार है जो इजराइल की सरकार की मनमानियों को एक्सपोज करता है। उसने 2023 में एक रिपोर्ट दी कि एक प्रॉपर सेंसरशिप यूनिट है इजराइल की आईडीएफ में, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस। वहाँ पर यानी वहाँ की फ़ौज में जो एक एक अखबार, एक एक चीज़ जो छपती है उसका निरीक्षण करती है। और 2200 से ज़्यादा हर साल, ये हारेट्स की रिपोर्ट है इजराइल के अखबार की, 2200 से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सेंसर किए जाते हैं, छपने ही नहीं दिए जाते हैं। साल में 2200 का मतलब जानते हैं, 365 दिन होते हैं साल में, यानी हर दिन के हिसाब से आप मिला लो 3-4 आर्टिकल। विदेशी पत्रकार यहाँ पर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करने नहीं जा सकते। अगर आप चाहो कि अभी युद्ध चल रहा है, मैं चला जाऊँ रिपोर्टिंग करने, आप नहीं जा पाओगे। क्यों? वहाँ पर गाज़ा, दक्षिणी लेबनान जैसे जो संघर्ष वाले एरिया हैं, इसके अलावा और जगहों पर केबल जो आर्मी का प्रेस ऑफिस है, उस जीपीओ कहते हैं उसको, उससे परमिशन लेके ही आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। और कई बार अगर रिपोर्टिंग उनके मन के खिलाफ हुई तो वो आपको बैन कर देते हैं। एक रिपोर्टर यहाँ से पाकिस्तान घूमने जाता है तो हम कहते हैं हमारी निगरानी रखी गई, हमारे पीछे पीछे लोग रहे, नज़र रखते रहे। वहाँ वो ऑफिशियली निगरानी रखते हैं और आपके साथ बाकायदा एक आदमी लगा देते हैं, इसके सामने रिपोर्टिंग करो, किससे बात कर रहे हो हम देखेंगे। ये इजराइल में होता है। कभी कहीं पे इसकी चर्चा सुनी? लेकिन 2022 में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस बात का सीधे सीधे खुलासा किया गया है कि वो किसी भी रिपोर्टर को वहाँ ढंग से काम ही नहीं करने देते हैं, उस पर हमेशा नज़र रखते हैं।
और आपने गाज़ा में देखा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने थोड़ा अलग हट के कुछ रिपोर्टिंग कर दी, कुछ खबरें दिखा दी। तो कैसी खबरें आई थी, किस तरह से बहुत सारे रिपोर्टर मारे जाने की भी खबरें हमको वहाँ से मिली हैं। पत्रकारों की हत्याएं और धमकियां आम बात है। वेस्ट बैंक में काम करने वाले कई पत्रकार विदेशी और स्थानीय निशाना बनाए गए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट है, 2023 में अकेले 17 फिलिस्तीनी पत्रकार मार दिए गए। कई मामलों में इजरायली सेना ने गोली मारी उनको, और उसके बाद में जांच हुई ही नहीं, हुई तो अधूरी रह गई। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की दिसंबर 2023 की खबर है। प्रमाण दे रहा हूं आपको कि किस तरह से इजराइल खबरों का, सूचनाओं का गला घोंटता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे भाषण देते हैं जब कुछ लोग, तो उनको समझना चाहिए ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति के दुश्मन हैं। और क्यों हमारे देश में इजराइल को रोल मॉडल माना जाता है, क्यों हमारे देश का सिस्टम और तंत्र इजराइल जैसा भारत बनाने का सपना देखता है, इसका अंदाज़ा भी आपको इससे लग रहा होगा। एकदम हार्डकोर अथॉरिटेरियन स्टेट, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्र आवाज़ जो इंसानियत की बात करे उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। सिर्फ वो बात की जाएगी जो राज करने वाले लोग चाहते हैं, और राज करने वाले लोग भी जो चाहते हैं वो कहीं और से तय हो रहा है, दूसरे देशों से। विदेशी मीडिया संस्थानों पर लगातार नज़र रखी जाती है। CNN और BBC ने जब भी वहाँ पर जाकर कुछ एक्सपोज कर दिया, कुछ खबर बता दी, तो उन्हें यहूदी विरोधी करा दिया जाता है और जनता में उनका बहिष्कार करवाया जाता है। ये यहूदी विरोध भी एक तरह का अजीब सा स्लोगन है। जैसे हमारे देश में हम अक्सर देखते हैं, जो आदमी सरकार के खिलाफ बात करेगा उसको कहते हैं तुम हिंदू नहीं हो या तुम हिंदू विरोधी हो। वहाँ पर भी जैसे ही कोई सरकार की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, सीधे जोड़ दिया जाता है कि ये यहूदी विरोधी है और उनसे नफरत करता है, एंटीसेमिटिस्ट है। ये होता है, और इसीलिए बड़ी संख्या में यहूदी इसके बुरे कामों का विरोध करने के लिए अपनी धार्मिक पोशाक में भी प्रदर्शन करते हैं। अभी उन्होंने वहाँ पर भी प्रदर्शन किया, अमेरिका में भी, और अलग अलग जगहों पर जहाँ उनको मौका मिलता है, ताकि कम से कम यहूदियों को कोई बदनाम ना कर सके। लेकिन तुरंत ये कहते हैं ये यहूदी विरोधी है, और उनको जनता से कहा जाता है उनका बहिष्कार करे। 2023 अक्टूबर द गार्जियन, ब्रिटेन का जाना माना पुराना बड़ा अखबार, उसने इसको रिपोर्ट किया है कि कैसे CNN और BBC जैसे बड़े मीडिया संस्थान भी अगर इजराइल के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनको कैसे चुप कराया जाता है। गैग ऑर्डर, अगर आदमी ऐसे वैसे कैसे भी ना माने तो वहाँ की अदालतें भी सरकार के टूल के तौर पर काम करती हैं, और जैसे ही कोई संवेदनशील जानकारी जिससे इजराइल की पोल खुलती है, लीक हुई, तुरंत उस पर रोक लगा दी जाती है अदालत के आदेश से। जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा मार्च, जेरूसलम पोस्ट एक दूसरा अखबार है उसी इजराइल का, जिसने मार्च 2022 में बाकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कैसे अदालतें गैग ऑर्डर लगा के सूचनाओं का गला घोंटती हैं। इसके बड़े सारे उदाहरण हैं। मैं अगर उदाहरणों पे जाऊंगा तो ये जानकारियां देते देते हम आपको पका देंगे और आप बीच में भाग जाएंगे वीडियो छोड़ के। जो हम बात कर रहे हैं या जो लोग वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, एक्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनके लिए भी चीज़ें आसान नहीं हैं। उनकी पोस्ट को हटाने और टैग करने, उनको इस सब के लिए लगातार काम चलता है। अक्सर उन खबरों को झूठा बता दिया जाता है जिन खबरों में इजराइल की पोल खुलती है, और बहुत सारी प्रोपेगेंडा खबरें जो झूठ फैलाने के लिए लाई जाती हैं, वहाँ पर भी एक गोदी मीडिया है। आपको तो पता ही होगा कि क्यों नेतन्याहू की नौकरी खतरे में, कई बार वीडियो बना चुका हूँ, बता दूंगा इसमें। और ये बात मिडिल ईस्ट आई करके मई 2024 में एक आर्टिकल है, उसमें इसका जिक्र किया गया है, और ये बताया जाता है कि बहुत सारा नुकसान हो रहा है इनके कारण, ये हो रहा है वो हो रहा है करके, और उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। एक OSINT है, ओपन सोर्स इंटरनेशनल, वहाँ की एक क्वासी रिपोर्ट
समिति है, क्वासी रिपोर्टिंग समिति, जो जांच करती है ओपन सोर्स के तौर पे, ख़ास तौर पे स्पेशल जो सैटेलाइट तस्वीरें, मिसाइलों के अवशेष, सोशल मीडिया की जांच के आधार पर प्रमाणित करती है और ये पता करती है कि जानकारियों में कहाँ जालसाजी की गई है, कहाँ नहीं की गई है। यानी सरकार की जितनी बदमाशियां हैं उनको वो पकड़ते हैं। वो पता करेंगे कि आज की सैटेलाइट पिक्चर क्या है किसी एक जगह की और 15 दिन पहले की क्या थी, फिर उसको मिलान करेंगे तो कहेंगे देखो हाँ यहाँ दिख रहा है कि बम से उड़ाया हुआ है। लेकिन उनके संसाधनों की अपनी सीमा है। वो संस्थान इनको एक्सपोज करता है और उसके आधार पे जालसाजियों को पकड़ता है। इससे पता चलता है कि कहाँ पे ये कर रहे हैं खेल और झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। 24 में बेलिंगकैट ने बाकायदा इसको एक्सपोज करते हुए आर्टिकल छापा है। यानी ये जो जितनी भी हरकतें हैं ये मीडिया एक्सपोज कर चुका है। वो मीडिया जिसका ये गला घोटने में लगे रहते हैं, उसके बावजूद वो अपनी आवाज़ को ज़िंदा रखने में कामयाब रहा है। और केवल इजराइल से ये नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पश्चिमी मीडिया अपने सुर में बात करता है। जितनी रिपोर्टिंग हुई है यूक्रेन वॉर की, सब कुछ यूक्रेन के पक्ष में हुआ है। रूस में कुछ हो जाए तो बढ़ा चढ़ा के बताना, ये हम सब जानते हैं। उसकी वजह है कि ये जो मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, ये मीडिया भी इजराइल के लिए कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? अमेरिका जब किसी जगह पे कोई पत्रकार अमेरिका की व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं पे पूछता है कि भैया आज वहाँ पे इजराइल में फला जगह सुनाई मिसाइल से ये उड़ा दिया गया, वो उड़ा दिया गया, तो प्रवक्ता कहता है नो कमेंट। इस प्रवृत्ति को राइटर ने अप्रैल 2024 में राइटर्स ने एक्सपोज किया है। यानी उस खबर को दबा दिया, उस पर कमेंट ही नहीं करेंगे, पुष्टि नहीं करेंगे। इसी तरह से ब्रिटेन में पत्रकारों को बाकायदा संयम बरतने का आदेश सरकार दे रही है। अंग्रेजों को देखिए आप। और अधिकारियों और इजरायली अधिकारियों ने बैलेंस रिपोर्टिंग का सुझाव दिया है। बैलेंस रिपोर्टिंग क्या होती है वॉर में? ये हमारे यहाँ पे भी बैलेंस रिपोर्टिंग का एक नया ड्रामा चल रहा है। आप संतुलित नहीं रहते हो, क्यों? आप सरकार की आलोचना करते हो। तो क्या करूं मैं? पहले आधे वीडियो में बोलूं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, या जो है वो जितने भी मंत्री बहुत अच्छे हैं, रेल मिनिस्टर अच्छे हैं, तो आधी में मैं उनकी तारीफ बुराई करूं? अरे भाई कोई लोटा चोरी करके भाग गया, उसकी मैं कैसे बैलेंस रिपोर्टिंग कर दूं? एक आदमी अगर किसी का काम है, देखिए सरकार तो बैलेंस नहीं करती है। या तो मोदी जी का जब विज्ञापन आता है पहले पन्ने पे अखबार में, उसमें नीचे के आधे पन्ने में लिखा हो कि मोदी जी ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार ये लिखे तो समझ में आता है भाई जो सरकार के समर्थन की चीज़ें हैं, जो गोदी चैनल्स हैं उनको, और जो विज्ञापन है अखबार सरकार के या मोदी जी का जो भाषण है उसमें तो अपनी अपनी गाएं, और पूरी तरफ हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सिर्फ कीर्तन मंडली होती है। और उसमें अगर कोई ये बोले कि नहीं यहाँ कमी है, जो कुछ आवाज़ें हैं, तो उनको बोलो तुम बैलेंस करो। मतलब हम अपनी आधी रोटी, जिसका काम है पकड़ना चोर को, वो कहे ना चोर को मत पकड़ो, तुम आधा चोर को पकड़ो आधा छोड़ो, चोर अच्छा है ये बोलो। तो ऐसे बैलेंसिंग का क्या फ़ायदा जब ईरान में और इजराइल में अगर लड़ाई हो रही है, या यूक्रेन में और रूस में लड़ाई हो रही है, तो ब्रिटेन में अगर पत्रकारों को ये सलाह दी जाए कि बैलेंस करो, तो अगर एक मिसाइल गिरा दी है उसने जाके नेतन्याहू के घर के पास में, तो आपको नहीं बैलेंस करो, ये बताओ कि वो वहाँ पे भी खamenei के यहाँ पे भी गिराई गई, क्या ये मुमकिन है क्या? लेकिन ब्रिटेन में इस तरह के आदेश होते हैं। और ये बाकायदा द इंडिपेंडेंट, ब्रिटेन का बड़ा अखबार है, इसने नवंबर 23 में ये लिखा है कि नुकसान भले ही दोनों तरफ का दिखा लो बैलेंस करने के लिए, लेकिन इजराइल का पक्ष मजबूत रखना। जहां हम जिस प्लेटफॉर्म पे बन रहे हैं, एक्स है, फेसबुक है, ये सब कंपनियां बाकायदा सरकार की इच्छा से काम करती हैं, और जिसको सरकार कहती है सिलेक्टिवली उसको उड़ा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा 2024 एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया कि कैसे इजराइल के खिलाफ बात करने वाले, इजराइल को एक्सपोज करने वाले, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कहीं हो, उनको बंद किया गया। और उसमें बाकायदा फेक न्यूज़, ये कुछ भी घोषित कर दो आप।
आपने कहा मेरा नाम राम कुमार है, मैं कहूँगा फेक न्यूज़ है। आप कहोगे नहीं मेरा नाम राम कुमार है, मुझे देखनी नहीं तुम्हारी मार्कशीट, मुझे देखने नहीं तुम्हारे कागज, मैंने कह दिया फेक न्यूज़ है तो फेक न्यूज़ है। अभी सरकार एक कानून लेके आ रही थी भारत में कि भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसको फेक न्यूज़ कह देगा वो फेक न्यूज़ कहलाएगी, और फेक न्यूज़ अगर कह दिया उसने तो फैक्ट चेक करने की सरकारी एजेंसी, और वही फेक न्यूज़। और ये काम क्या करता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? ये सरकार के पीआर का काम करता है, ये सरकार की तरफ से उसकी वाहवाही मीडिया को देना, सरकार के कामकाज मीडिया को बचाने का काम करता है। तो एक सरकार का भूपू जो संस्थान है उसको कहा गया कि ये चेक करेगा कि भाई कौन सा खबर सही है कौन सी झूठी है, और ये कह देगा वही खबर गलत मानी जाएगी। बहुत विरोध हुआ, उसके बाद सरकार ने इसको रोका। वहां पे भी यही हो रहा है। तो इसको लेकर बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक इंतिफादा में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि झूठ बोल के किसी तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के साथ सफाई की जाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोविड के टाइम पे कैसा हुआ, मेरे चैनल में भी खूब सारी स्ट्राइक आई थी। नॉकिंग न्यूज़ चैनल तो जो है करीब करीब चला ही गया था 20-21 दिन के लिए, तब मैंने गिरिजेश वशिष्ठ चैनल बनाया था। उस चैनल को मैं आज भी इसीलिए ज़िंदा रखा हूँ कि वो मेहनत का साथी है, उसको समान सम्मान देता हूँ। और आज वो चैनल 8 लाख के करीब पहुँच गया है। आप मेहनत करेंगे, आप अपनी तरफ से सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे तो जल्दी से वो भी 1 मिलियन हो जाएगा, और इतनी ही दूरी इसको भी 2 मिलियन होने में बची हुई है। मेरे पास किसी ने पिछले दिनों एक कमेंट लिखा कि साहब आप लोग जो है वो पहले कहते हो सब्सक्राइब करो, जब सब्सक्राइब हो जाता है तो कहते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन तो उनको मिलेगी जो पैसे दे के सब्सक्राइब करें संविधाओं को। मैंने इस मामले में बहुत शुरू से स्पष्ट नीति रखी है। मेरे चैनल पे जो व्यक्ति धन नहीं देगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी। जिसको मेरा साथ देना है, मेरी पत्रकारिता को मजबूत करना है, वो धन दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें प्रधानता दूंगा। इसलिए मेंबर्स ओनली वाली सूचनाएं मैं नहीं डालता हूं। कुछ चीज़ें मैं मेंबर्स को पुरानी याद दिलाने के लिए, चूंकि वो मेरे साथी हैं, तो पुरानी वीडियो ही निकाल के या कुछ ऐसी वीडियो उनको दे देता हूं अलग से कि भाई इसको आप पढ़ लो, क्योंकि ये आपके काम की अच्छी चीज़ हो सकती है। कभी मैंने नहीं कहा कि आप मेंबरशिप जो है वो लोगे तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार हम देखते हैं, और किस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे हमको कंट्रोल किया जाता है। अब मैं एक उदाहरण भारत का देता हूं। द हिंदू की 2023 की रिपोर्ट है, इजराइल का कोई भी सवाल भारत की सरकार आधिकारिक रूप से नहीं उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और संगठनों ने कई बार ये एक्सपोज किया है भारत को, जिसको दी हिंदू ने छापा है। प्रेस की जो प्रायोरिटी है वो अलग है मित्र देशों के अंदर भी, क्योंकि मीडिया भी तो भोंपू मीडिया होता है ना, गोदी मीडिया सब जगह होता है, और वो सिर्फ सुरक्षा जरूरतों का ध्यान रख के खबरें पेश करता है। अरे भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिक्योरिटी का ये है, और खबरों को दबा देता है। राष्ट्रीय हित के नाम पे खबरों की हत्या, जैसे हमारे यहाँ हो रहा था, झूठी खबरें भी लोग दिखा रहे थे। राष्ट्रीय हित तो नहीं था वो झूठी खबरें, सरकार ने तो नहीं कहा था, लेकिन आपने कह दिया तो आप देश विरोधी हो गए। तो ये बाकायदा 2000 अक्टूबर में नववारा टाइम्स का एडिटोरियल है जो ये सब बातें कहता है। अब आप कहेंगे कि फिर भी खबरें तो आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? किन तरीकों से ये खबरें बाहर निकलती हैं और ये कैसे करके खबरें आप तक पहुंच जाती हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। दमस्कस कंसुलेट स्ट्राइक अप्रैल 2024, इजराइल द्वारा एक हमला किया गया, पहले से छिपाया गया, बाद में मैक्सर और प्लेनेट लैब ने बाकायदा इसको एक्सपोज किया। कैसे किया? जो दमस्कस का कॉन्सुलेट था उसकी बिल्डिंग की तस्वीरें सैटेलाइट से निकाली गई। पहले टूटा हुआ, पहले सही सलामत, फिर टूटा हुआ। उन तस्वीरों के कारण इसको एक्सपोज किया गया, और ये जानकारी बीबीसी ने अप्रैल 2024 में अपने एक एनालिसिस में छापी है। नेगेव बेस पर एयर स्ट्राइक फरवरी 2024 में हुई। इस मामले की पुष्टि पब्लिक में नहीं की गई। गूगल अर्थ में टाइम लैप्स में जाके सेंटिनल-2 इमेजरी से मलबे और जलने के निशान मिल गए, और ये भी बेलिंगकैट ने फरवरी 2024 में एक्सपोज कर दिया।
मिलिट्री राडार फैसिलिटी 2023, गाजा सीमा के पास एक राडार सिस्टम की सटीक लोकेशन, और उसके बाद उसको जब उड़ा दिया गया था, वो दोनों तस्वीरें ओपन सोर्स इंटरनेशनल, जो मैंने आपको बताया एक संस्था है, उसने सैटेलाइट डेटा के साथ एक्सपोज किया, और जियो कन्फर्म का नवंबर 23 का अंक इसकी पुष्टि करता है। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा हो सके लिंक नीचे डाल दूंगा आपको, ताकि उसको पढ़ सकें। लेबनान बॉर्डर पे अटैक के वीडियो आए, वहाँ के लोगों ने उनको रिकॉर्ड किया गया। लैंडिंग और आईडीएफ वाहनों की क्षति को टिकटॉक पे और टेलीग्राम पे अपलोड किया गया। बाद में ओपन सोर्स इंटरनेशनल OSNIT ने इसको क्लियर किया। मिडिल ईस्ट आई की जनवरी 24 की रिपोर्ट है, यानी जितना भी नुकसान इजराइल का होता है वो सारी बातें दबा दी जाती हैं, ताकि दुनिया में इजराइल खतरनाक अजय दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे कि दुनिया में जिसका जो चाहे कर सकता है। और यहाँ तक कि उसकी जो एजेंसी है, जो उसकी जासूसी एजेंसी है, उसको भी ग्लोरीफाई करता है पूरी दुनिया। अब खबरें बाहर आती कैसे हैं, इसको आपने समझा कि ये एजेंसियां कैसे मेहनत कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी स्थानीय नागरिकों के वीडियो, फोटो और कई बार सबसे पहली जानकारी किसी तरह से सोशल मीडिया पे अपलोड की गए वीडियो, फोटो से मिलती है। बाद में वो सत्यापित हो जाती है और कई बार उसको झूठा साबित कर दिया जाता है। बेलिंगकेट जैसे संगठन, वो ओसनेट वाले संगठन, जैसे मैंने बताया ओपन सोर्स इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने रॉ सैटेलाइट इमेज, जो रबल होता है मलबा, उसका विश्लेषण और समय रेखा से पता लगाया कि कैसे हमला हुआ और क्या नुकसान हुआ। गैर इजरायली पत्रकारों को का एक बाकायदा एक सक्रिय नेटवर्क है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जानकारियां मिलती रहें। बाकी इतनी सर्विलांस है इजराइल के अंदर, नागरिक बेहद ज़्यादा निगरानी में है। वहाँ का हर आदमी जानता है कि उसकी कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती है, और इस वजह से मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे गैर इजरायली पत्रकार कुछ जानकारियाँ निकाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बाकायदा रिपोर्ट आई हैं जो ज़मीनी रिपोर्ट पे आधारित होती हैं, और वो ये अक्सर अस्वीकार कर दी जाती हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र की टीम वहाँ पे ग्राउंड में जो रिपोर्टिंग करके ला रही है, NGOs जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको इजराइल कहता है झूठ है, बकवास है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वायरल सामग्री, जिसे भले ही हटा दिया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के लिए सुराग का काम करती है और वो उसको उठाते हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था कि ये इजराइल से जो उड़ के जा रही हैं मिसाइलें, ये गप क्या रेत में घुस जा रही हैं, पानी में चली जा रही हैं, क्या कोई झोला लेके खड़ा होता है जल्दी से आके बंद करके बांध देता है, ये हो क्या रहा है? तो अब आप समझे होंगे कि युद्ध के बारे में आप कितना भी जोर लगा लें, आप तक सूचनाएं नहीं आएंगी। और ईरान के मीडिया की सूचना पे आप विश्वास नहीं करोगे। इरना पे आप कहोगे कि भाई ये तो जो है वो उनकी आधिकारिक एजेंसी है, उन्हीं के जैसा बोलेगी। तो हम सब अंधेरे में हैं, हमारी आंखों के आगे पट्टी बांध दी गई है, हम देख ना पाएं कि वहाँ क्या हो रहा है, और हमको जब कुछ दिखाना होता है तो 1 मिनट के लिए पट्टी हटा दी जाती है, सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, बाप की सेंसर कर दी जाती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पर तो कुछ चल रहा है गड़बड़, वो इसलिए सोच रहे हैं कि उनकी सोच जो है वो उन सूचनाओं से प्रभावित है जो उन तक छांट छांट कर भेजी गई हैं। यानी आपको पता नहीं चलेगा, जैसे होता नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे किसी किसी के घर में क्या होता है, कई लोगों के घर में परिवार में टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। अब वो जो पतिदेव हैं और एक वाइफ है, उनका झगड़ा चल रहा है मान लीजिए, तो आप पतिदेव से बात करोगे तो आपके पास वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो पतिदेव आपको बताना चाहते हैं, अपनी गलती नहीं बताएंगे। और ऐसी बीवी से बात करोगे ना, तो वो भी आपको कभी नहीं बताएगी कि उसकी क्या गलती है। वो हमारा आदमी ऐसा है, ये है, वो है, हमारा तो किस्मत फूट गया, यही होता है ना। तो ऐसे ही जब ये लोग जो है ना, इनको आप मान लीजिए ये भी आप तक सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, दूसरी बात पता ही नहीं चलने दे रहे हैं। अब इजराइल के अंदर क्या तबाही हुई है, अब इजराइल में किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से क्या तबाही हुई है, किस तरह से नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं,
किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, लोग बंकर के अंदर घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ भी आपको पता नहीं चल सकता। और इसलिए पता नहीं चल सकता क्योंकि सूचना ऊपर पहरा है, और कितना पहरा ये आपको मैंने इस वीडियो से बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे। बाकी सूचनाएं, किसने मिसाइल गिराई, किसने उठाई, ये सब रोज़ आ रहा है और उसमें कुछ सिलेक्टिव है, कुछ सही है, कुछ गलत है। उसी सूचना को के आधार पर मैं आपको बोलूँ इजराइल ने तो ये कर दिया, ईरान ने तो वो कर दिया, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। लेकिन फिर भी जो सूचनाएं आएंगी उन पर भरोसा जितना हद तक हम जांच पड़ताल के बाद कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दिया कि अभी आप ये भूल जाइए कि आपको सही जानकारी युद्ध की मिलेगी। जब यहाँ छोटे से तनाव में कराची का पोर्ट जो है वो कब्जा कर लिया था हमने, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, वो अंडरग्राउंड हो गया था, मुनीर भाग गया था, तख्ता पलट सब कुछ हो गया था। तो आप कल्पना कर लें कि ईरान में तबाही की जो आपके पास खबरें आ रही हैं, और इजराइल का पूरे पश्चिम पे, जर्मनी, फ्रांस, सब लोग तगड़े से सेंसरशिप में लगे रहते हैं। मैंने ये बहुत सारी जानकारियां, अभी भी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए आपको नहीं दिया। पूरा वेस्टर्न, पूरा वेस्ट, सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्रिटेन नहीं, जर्मनी, फ्रांस, सब, पूरा यूरोप, वो आप तक पहुंचने से पहले जो कबूतर आ रहा है चिड़िया सूचना लेके, उसको तीर मार के गिरा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप पूरा मामला समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुछ सब्सक्राइब वगैरह कर लो भैया। होता कुछ नहीं है, अगर मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है, जैसे वो मिलिट्री में कोई कुछ बन जाता है तो यहाँ पे एक तमगा लगा देते हैं, इसका मतलब थोड़ी उसका कुछ ज़्यादा कुछ हो जाएगा। बस ये है कि हमारे को ये कहने को जाए हम 2 मिलियन वाले हैं या 1 मिलियन वाले हैं, बस इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।